आई एम अ गे, अब मेरे को अपनी फैमिली को बताना और फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं कर रही है, तो मेरे को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? देखो बेसिकली क्या होता है ना कि अभी भी क्या है, समझ लो कि जो लोग होते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, तो लोगों को क्या लगता है ना कि वो होते ही नहीं, और लोगों के पास ना अभी भी उतना नॉलेज है नहीं कि समझ लो ऐसा भी कुछ होता है। लोगों के माइंड में बस एक ही होता है, लड़का और लड़की, और बस जो रास्ते पे पैसे मांगते हैं जनरली उनको हम तो ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तृतीयपंथी बोलते हैं। तो उनके माइंड में उतना ही होता है। और जब भी बात आती है समझ लो ये करने की कि चलो कोई बोलता भी है कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ या मैं इंटरसेक्स हूँ, सॉरी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो जनरली क्या होता है ना, वो फैमिली में इतना सोशल प्रेशर होता है कि हम जो जहाँ पे इंडिया में जो बड़े हुए ना, तो मतलब इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि लड़का है मतलब उसको मतलब बच्चे पैदा करने हैं। हेलो दोस्तों, मैं नितिन भोपटकर स्वागत करता हूँ कलामंच प्रेजेंट्स कला सफर में। आज एक नया एपिसोड में लेके आया हूँ। जो आज के जो गेस्ट हमारे, उनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो वो सेक्शन ऑफिसर हैं एमएसईबी में, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ बेटर भारत फाउंडेशन, वर्क ऑन एजुकेशन हेल्थ। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और जो उस पर जो टॉपिक है वो बात करते हैं सोशल वॉइसेस मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए। और एक और उनका यूट्यूब चैनल है यूथ गाइडेंस प्रोग्राम एंड एलजीबीटी मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस अबाउट सेक्स एजुकेशन। हमारे गेस्ट का नाम है अजय एस पोपले। तो स्वागत करते हैं। हेलो अजय भाई, कैसे हैं आप? बस थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे इस कला मंच कला सफर में। सो अगर थोड़ा सा आपके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे मैं तो जानता हूँ और जनता जानना चाहेगी कि एलजीबीटी जो है ये होता क्या एक्चुअल में? बेसिकली क्या होता है कि L stand for lesbian, G stand for gay, B for bisexual and T for the transgender. और then Q आता है, जिसमें Q मतलब it's अमृता टर्म्स, then I intersex and then प्लस मतलब जो भी इसमें नहीं आते तो इसके अलावा जो होते हैं तो हम उसको लाइक प्लस में कंसिडर जनरली कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारा एक जेंडर आइडेंटिटी होता है, तो एक हमारा जैसे हम बोल सकते हैं हमारा एक बायोलॉजिकल जेंडर होता है। बायोलॉजिकल जेंडर इन द सेंस कि बायोलॉजिकली हम बोल सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, राइट। हाँ, या तो हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्स है, मतलब जिसको हम एक नॉर्मल टर्म में थर्ड जेंडर बोलते हैं, या हिजरा, जो लोकल लैंग्वेज में इसको हिजरा बोलते हैं। और एक जो अपना दूसरा जो एक सेक्स होता है, तो जो अपना एक इंटरनल होता है सोल का, कि हम एक्चुअली क्या फील करते हैं, हम खुद को लड़का फील करते हैं या लड़की फील करते हैं या कुछ और फील करते हैं। तो वो एक अपना क्या बोलते हैं, अपनी जेंडर आइडेंटिटी होती है। ओके। तो बायोलॉजिकल सेक्स एंड आपका जेंडर आइडेंटिटी, ये दोनों बातें अलग सी होती है। जैसे कि समझ लो अब कुछ लोग हैं कि बाय बर्थ वो लाइक समझ लो कि कोई एक लड़का है और उसका जो बायोलॉजिकल सेक्स है, मतलब अब इसको पेनिस है, तो उसको हम वो सेक्स के हम डिसाइड करेंगे कि वो लड़का है, या कोई लड़की है तो उसका समझ लो जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो बायोलॉजी उसको वजाइना है तो हम उसको लड़की बोलेंगे। बट बात क्या होती है कि ना वो इंटरनल खुद को क्या समझता है। अब समझ लो कोई लड़का बायोलॉजिकली लड़का है और बाय सोल वो खुद को लड़का नहीं समझता, तो खुद को वो समझ लो लड़की समझता है, तो हम उसको ट्रांस बोलते हैं कि वो ट्रांस सोल है। Okay. और सेम केस लड़की के बारे में भी होती है कि उसकी जो बॉडी है वो लड़की की है, मतलब उसको वजाइना है, और बट इंटरनली जो उसका सोल है तो वो खुद को लड़की नहीं समझता, तो वो खुद को लड़का समझती है, तो अगेन वो ट्रांस हो जाती है, मतलब ट्रांस। ओके, मतलब दे बिलोंग्स टू दी टी ट्रांसजेंडर। और मोस्टली जनरली क्या होता है कि लोग ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है। तो इंटरसेक्स वालों का क्या होता है, उनका जो बायोलॉजिकल सेक्स जो होता है वो लाइक मिक्स होता है, एक तो उनको वजाइना रहेगा या पेनिस रहेगा, या मतलब वो कॉपी मिक्स होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बायोलॉजिकली, और वो खुद को मतलब एज अ लड़की या लड़का दोनों में इसमें कोई भी वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट उनका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ही मतलब जो पेनिस रहेगा तो काफी छोटा रहेगा, या उनको वजाइना रहेगा, या दोनों का एक मिक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है दोनों का, तो उस काइंड ऑफ होता है। और फिर LGBTI एंड ट्रांस एंड देन क्यूर, मतलब इट्स लाइक वेरी अम्ब्रेला टर्म, जो लोग के पैनसेक्सुअल होते हैं, डेमिसेक्सुअल होते हैं, कुछ सैपियोसेक्सुअल लोग होते हैं, हाँ, जो और कुछ पॉलीगैमी होते हैं। तो लोगों की सेक्सुअल आइडेंटिटी जो होती है वो काफ़ी अलग अलग होती है। तो जो लोग इसमें नहीं आते तो उसमें एक लाइक क्यूर में हम लोगों को डाल देते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे LGBT के बारे में, राइट। बट अभी हम थोड़ा सा बैक साइड जाते हैं, बैक स्टोरी में। आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कैसी रही, और आपने कब कैसे कहा, क्या क्या किया आपने स्कूल? ओके,
बेसिकली लाइक संभाजी नगर में, अभी रिसेंटली उसका नाम ट्रांसफर हुआ औरंगाबाद में, एक छोटा सा गांव है हिवरा बोल के, लाइक ऑलमोस्ट वहाँ पे 100 घर हो गए। तो वहाँ पे आई बॉर्न इन द विलेज, माई पेरेंट्स भी फार्मर, एंड मेरा प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे हुआ था, जो जेडपी गवर्नमेंट स्कूल होता है। लाइक गांव में काफी मतलब एक ही रूम का स्कूल हुआ करता था। हम मतलब नीचे बैठे ताड़पट्टी पे। हाँ, ताड़पट्टी में बैठते थे। हमको 2 ही टीचर थे, मतलब फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड तक 2 ही टीचर सब पढ़ाएंगे, और एक ही कमरे में हम सब बैठे थे। तो वहाँ पे मतलब एक साइड में मंदिर था, तो उसमें भी हम बैठते थे, बिकॉज वहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं होता था। देन उसके बाद में गांव में 4th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल था। फिर उसके बाद बाजू में 2-3 किलोमीटर वाला स्कूल मतलब गांव था, जड़गांव बोल के। तो वहाँ पे मैंने 5th to 7th किया। देन अगेन वहाँ तक 7th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल था। देन अगेन मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा, 8 to 10 मतलब करमाड़ बोल के था, वहाँ पे हाई स्कूल था। अगेन फिर वहाँ पे हम मतलब 4-5 किलोमीटर था, हम पैदल ही वहाँ पे जाते थे। देन फिर मेरा 10वीं का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लाइक आई वाज फर्स्ट इन द ऑल सेंटर। तो फिर मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन किया, वहाँ पे मैं डिप्लोमा में गया। देन अगेन आई वाज टॉपर ओवर देयर, एंड उसके बाद देन मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया सीएगल कॉलेज लोनावाला में। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट आई वाज टॉपर। तो मुझे मेरा वहाँ से प्लेसमेंट हुआ था एसआर ऑयल में एज ए मैनेजर, एंड देन बट मुझे गवर्नमेंट में ज्वाइन करना था टू बी एन ऑफिसर। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। देन आई प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, एंड उसके बाद आई सेलेक्टेड इन एमएससीबी एज ऑफिसर। देन आई ज्वाइन इट, बट मुझे वो ज्वाइन नहीं करना था बिकॉज आई वाज विलिंग टू ज्वाइन अदर डिपार्टमेंट, बट इट्स अ डेस्टिनी एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। सो आई एम करंटली वर्किंग इन एमएससीबी। ग्रेट। सो मैं जानना चाहूँगा आपको ये कैसे कब पता पड़ा कि आप एज एन गे हैं, एंड और आपकी फीलिंग क्या थी? टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरा विजुअल मेमोरी काफ़ी अच्छा है, लाइक फ्रॉम द 3 years ऑनवर्ड्स मुझे सब याद है। तो लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल देयर वाज वन गाय, मेरा लाइक वी वाज फ्रॉम द सेम एज, and like we met in the farm, and we said okay, let's have it. Then we had sex when I was like only 5 years old, and like when I was dreaming, like then I was dreaming about the boys, and I was thinking yeah, it may be like fresh, so it will pass on. And I was like noting down the names of the boys on my notebooks. Yeah, this is my first like, this is my third like, this is my fourth like. And I was thinking, yeah, this is happening with all the people, and like I'm not the alone one. And जब मैं 10वीं में गया तो मेरा क्लासमेट था, तो उसने एक मैगजीन में पढ़ा था कि those who are having attraction towards boys, उनको हम जनरली गे बोलते हैं, and those who are from girls to girls, तो उनको हम लेस्बियन बोलते हैं। देन मुझे उस टाइम पे क्लिक हो गया था कि हाँ यार, आई एम बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी ओनली। बट मुझे लगा चलो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल पढ़ाई करते। तो मैंने उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया था, एंड ठीक है वो चल रहा था। बट जब मैं लाइक 22 क्रॉस हो गया तो मुझे लग रहा था कि इट्स लाइक अ फेज की जो पास ऑन हो जाएगा, और लाइक आई विल चेंज एंड आई हैड टू मैरी विद द गर्ल्स, एंड आई वाज लाइक प्रेइंग टू गॉड कि ओ गॉड जस्ट प्लीज चेंज मी, आई डोंट वांट टू, बिकॉज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट विद दैट थिंग, एंड इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं ही अकेला हूँ तो जिसको ये, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था, लाइक आई बॉर्न इन 1993, लाइक ऑलमोस्ट आई एम 30 ईयर नाउ ओल्ड। उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, और मेरे पास और समय इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी यार, ये भी चीजें हैं बाहर। हाँ राइट। अभी कैसे बेचारा आयुष्मान खुराना काफी अच्छे मूवी निकाल लेता है, तो लोगों को समझ में आ जाता है। मतलब आई मस्ट लाइक ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट एक्टर। वो अकेला ही है, बिकॉज उसका जो मूवीज है ना, उसने काफी अच्छा सोशल इन्फ्लुएंस लाया है। उसकी वजह से काफी लोगों को पता चला है। वरना वो करण जौहर, तो उसने सोशल स्टिग्मा बहुत गंदा बनाया था, लाइक कि वो दोस्ताना मूवी आता कि नहीं, वो किरण खेर कर वाला कि नो मेरा लड़का गे नहीं हो सकता, फक ऑफ, ऐसा। मतलब वो जो सोशल स्टिग्मा थे वो काफी गंदा, मतलब समथिंग इज नेगेटिव, मतलब किसी का लड़का गे या किसी की लड़की लेस्बियन या ट्रांस है तो उसको मतलब कुछ गंदी तरीके से देखना, नजर बहुत गलत थी। मतलब फर्स्टली एज अ ह्यूमन बीइंग है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते, हाँ कुछ तो गलत है, हाँ। तो वो सब सही नहीं था, और मैं इतना अवेयर नहीं था, तो मुझे लगा कि आई एम द अलोन, सो आई वाज लाइक इनटू डिप्रेशन, कि वो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। सो मैं सोच रहा था कि मेरे पास अच्छा जॉब लग जाएगा तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो फिर मैं रिकवर हो जाऊंगा, तो पहले पढ़ लेते हैं। तो उसमें मेरा काफी स्ट्रक्चर होता था। देन आई वेंट टू डिप्रेशन, और मैं डिप्रेशन में चला गया। 2 साल तक था, मुझे समझ में नहीं आया था। जब मैंने वो डियर जिंदगी मूवी था वो मैंने देखा, एंड जब उसमें जो आलिया भट्ट वाले सिम्टम्स थे, ओ माय गॉड द फक इज दिस, हम दोनों के सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम थे। एंड देन आई केम टू नो दैट कि आई एम टू डिप्रेशन। फिर मैंने गूगल किया व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन, एंड दैट एवरीवन वाज मैचिंग विद मी। देन ओ माय गॉड, देन मैंने डॉक्टर को कंसल्ट, मैं खुद ही गया था डॉक्टर के पास,
साइकोलॉजिस्ट के बाद फिर मैंने उसको कंसल्ट करना स्टार्ट किया, देन मैंने काउंसलिंग की। फिर वहाँ पे पुणे में एक बिंदु खिरे बोल के है, उनका एक फाउंडेशन था ट्रस्ट, जो वो मोस्टली LGBT के लिए काम करते थे। ओके। तो मैं वहाँ पे चला गया उनके पास। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू आर नॉट दी अलोन, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि हम मंथली क्यूर सपोर्ट एक ग्रुप संभाजी पार्क जो जेएम रोड पे वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर मैंने वहाँ पे जाना ज्वाइन किया, तो फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा स्टेबल होना, पर ऑलमोस्ट मुझे 6-7 साल लगे खुद को एक्सेप्ट करने में। इट वाज लाइक स्टिल मैं बहुत सुसाइडल था, आई वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड एंड मैंने कभी किया नहीं, बट मैं बहुत सुसाइडल था, मैं डिप्रेस था, मेरे को बहुत एंग्जाइटी होता था, मेरे को पैनिक अटैक आते थे। फिर वो मैं मेडिसिन खाने का, मैं भारतीय हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। देन कुछ निकेत का सर बोल के तो वहाँ पे मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, बिकॉज मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। एंड इट वाज वेरी हॉरिबल फॉर मी टू बी विद दैट, बिकॉज लाइक आई वाज थिंकिंग कि यार गॉड ने मेरे साथ कुछ बुरा किया एंड हाउ वी कैन बी। देन आई स्टार्टेड हेटिंग टू द गॉड, बिकॉज लाइक आई वाज वर्शिपिंग टू गॉड, but I was thinking कि he should change me, and it wasn't happen. Then it was against all my mind, and it was quite difficult for me to accept. So I started hating him. ये तो गई आपने जब एक्सेप्ट किया अपने आप को, ये आपकी वो जर्नी। बट जब आपको पता पड़ गया, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, उससे पहले आपने अपने किसी भी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड्स को नहीं बताया होगा, am I right? हाँ। तो और जब बताया, ये तो बताया कब, और जब बताया सो उनके रिएक्शन किस तरीके से, और वो रिएक्शन आपको कितने इफेक्टिव हुए, या फिर आपको कितना पावर दिया? नहीं है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये पता था कि यही रिएक्शन मेरे को आने वाला है। जनरली मोस्टली क्या होता है ना, जब भी समझ लो किसी का कमिंग आउट फेज होता है, तो और मोस्टली तो एक तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है उनको ही बताते हैं, या फैमिली में कोई क्लोज होगा तो उनको बताते हैं, पेरेंट्स को कोई बताने की हिम्मत नहीं करता। बट मेरे केस में क्या था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे जो कॉलेज लाइफ में, तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल पहले से काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिंग है। और जब भी मैंने उनके साथ में कमिंग आउट हुआ तो मुझे इतना जनरली प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी वो मुझसे दूर चले गए। तो उल्टा ऐसा हुआ कि दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। और जब फैमिली की बात आती तो मैंने सबसे पहले मेरी भाभी को बताया था, शी इज अ प्रिंसिपल इन द इंग्लिश स्कूल मेरे। तो जब मैंने उसको बोला कि लाइक आई एम इनटू बॉयज, तो उसका रिएक्शन था कि हाँ आई नो इट्स नेचुरल। तो बट मेरा भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि उसको लगता था कि यार तू मतलब तू नहीं हो सकता है, तो यू लुक लाइक वेरी स्ट्रेट। अभी तो मैंने थोड़ा ड्रेसिंग चेंज किया, बट जब मैं पर्सनल मतलब घर पे होता तो मेरा ड्रेसिंग काफी अलग होता है। तो मतलब उनको बिलीव नहीं आता था, बोला कि तूने थोड़ा यूपीएससी के ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, तो तू पढ़ के दोस्तों के साथ रह के तेरे को थोड़ा वैसे हो रहा होगा कि यू आर स्टार्टिंग लाइक एज अ बैचलर हम लोग वॉइस कर रहे हैं, तो वो पसंद हमें ऐसा आने लगा, ऐसा सोच रहा था। तो उसका ये सपना था कि तेरा दोस्त है तो इमोशनली कनेक्टेड है, तो इसलिए देखो वो अच्छा लग रहा है। मैंने वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं इमोशनली नहीं हूँ, मैं दोनों सेक्सुअली वो भी वो बात नहीं। फिर उसको थोड़ा टाइम लगा, देन उसके बाद में भाभी ने मम्मी को बताया था, फिर घर में ऑलमोस्ट सबको पता चल गया। और एक टाइम ऐसा था कि जब मैं परभणी में जॉब कर रहा था, देन लाइक आई वाज मेट वन गाय, ही वाज मुंबई का था, जब मैं एमएससी में सिलेक्शन हुआ था, हम वहाँ पे मिल गए थे। देन आफ्टर 1 साल के बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे, और मैं मम्मी और वो हम तीनों साथ में रहते थे। मेरी मम्मी उससे बहुत प्यार करते थे, तो मेरे को उस साइड में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरी फैमिली बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया। बट बाकी के लोगों के केस में क्या आता है कि उनका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता। करेक्ट, वही प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि वहाँ पे फ्रेंड्स लोग हमारे साथ एक्सेप्टेंस हो जाती है कि ठीक है हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और हमें एक पता है कि किस तरीके से बिहेव करते हैं, बिहेवियरल नेचर हमें पता होता है कि ठीक है चलो अपना ही दोस्त है, अपना ही यार है, बहुत समझ जानते हैं, तो यार ठीक है तो है, अब कुछ कर नहीं सकते। बट फैमिली में एक ईगो रहता है, मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, फिर हम लोग मुंह कैसे दिखाएंगे, नॉवल बहुत सारी चीज़ आती हैं इस केस में भी, राइट। तो वो प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम अगर है तो इसको किस तरीके से हम टैकल करें एज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर आई एम अ गे, अब मेरे को अपने फैमिली को बताना और फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं कर रही है, तो मेरे को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? देखो बेसिकली क्या होता है ना कि अभी भी क्या है, समझ लो कि जो लोग होते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, तो लोगों को क्या लगता है ना कि वो होते ही नहीं, और लोगों के पास ना अभी भी उतना नॉलेज है नहीं, समझ लो ऐसा भी कुछ होता है। लोगों के माइंड में बस एक ही होता है, लड़का और लड़की, और बस जो रास्ते पे पैसे मारते हैं जनरली उनको हम तो ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तृतीयपंथी बोलते हैं। तो उनके माइंड में उतना ही होता है। और जब भी बात आती है समझ लो एक करने की, तो चलो कोई बोलता भी है कि मैं गे हूँ, या मैं लेस्बियन हूँ, या मैं मैं ट्रांसजेंडर हूँ,
तो जनरली क्या होता है ना, वो फैमिली में इतना सोशल प्रेशर होता है कि हम जो जहाँ पे इंडिया में जो बड़े हुए ना, तो मतलब इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि लड़का है मतलब उसको मतलब बच्चे बच्चे पैदा करने हैं, और उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वंश का दिवा है। हाँ, एक तरीके तो से फैमिली ट्री बढ़ानी है। फैमिली ट्री उनको आगे बढ़ाना है, तो वो मतलब और शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और इतना ही हमारा काम। वंश बढ़ाना हाँ, है। हमारा वंश बढ़ाना, उनको इतना ही होता है। और तू बट ठीक है, तू गे है ना, कोई बात नहीं है, फिर शादी कर लेते हैं। तू लेस्बियन है, कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। और इंडिया में क्या होता है कि जो इमोशनल फीलिंग जो होता है ना, तो आज भी उनका वैल्यू नहीं होता है। और हम क्या बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या हमारा सोसाइटी क्या कहेगी। मेन प्रॉब्लम तो वही है। तो सोसाइटी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फॉरेन कंट्रीज में कैसा था मोस्टली, वहाँ पे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था। वहाँ पे शॉक थेरेपी होती थी, जिसने समझ लो वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन के और जर्मनी के बीच में जो वॉर चल रहा था, जो डिकोडिंग की थी, वो खुद एक गे इंसान था, जिसमें आगे मतलब जो कंप्यूटर जो बेस है उसके ऊपर ही बेस है। लोगों ने जब उसने बोला कि आई एम गे, तो लोगों ने उसको पत्थर मारे, तो फिर बाद में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अलेक्जेंडर, जिसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया, ही वाज द बाइसेक्सुअल, ही वाज हैविंग रिलेशनशिप विद हिज, जो उसका दोस्त था उसके साथ में रिलेशनशिप में था। अगेन अलाउद्दीन खिलजी, जो भी मुस्लिम एम्पायर थे, उनके काफी हद तक रिलेशन थे। इवन महाभारत में भी बोला है कि शिखंडी कि वो कैसा मतलब एक कल्चर तक ना, एक बात तक ठीक है कि नो वरीज, ठीक है। बट जब बारी आती है कि लड़का कोई बोलता है कि माँ आई एम इनटू द बॉयज, तो फैमिली वो एक्सेप्ट ही नहीं कर लेती कि ऐसा हो ही सकता। बिकॉज एक तो उनको सोशल प्रेशर होता है कि मेरा लड़का कैसे हो सकता है। ये वही बात हो गई ना, जब तक घर के बाहर तब तक दुनिया कुछ भी करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू होती है, तब हम सोचते हैं अरे भाई अब इसका क्या करेगा। हाँ, मतलब कि हाँ योर सन इज गे, हाँ अरे उसमें क्या होता है, नेचुरल बात है। जब खुद की बारी आती है, नहीं मेरा लड़का कैसे हो सकता है, तू मेरा नहीं। हाँ तू मेरा है ही नहीं। मतलब लोग यहाँ तक रिएक्ट करते हैं कि तू मेरा है ही नहीं, तू किसी और का है। और क्या होता है, लोग उनको घर से हका लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ना घर से हकला दिया, या उनके ऊपर क्या होता है कि किसी भी बाबा के पास लेके जाएंगे, उसको दवा खिला देंगे, या उनको शॉक थेरेपी देंगे, या उनको बोलेंगे कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट होता नहीं, बिकॉज ये जो होता है समझ लो दिस इज नेचुरल थिंग। अब जो भगवान ने आपको चीजें दी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लाइक नेचुरल में से वो समझ लो, आपको एक समझ लो इंसान है, हम सभी इंसान है। Right. किसी को काला रंग पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को नीला पसंद है, या किसी को हरा पसंद है। अब समझ लो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे को हरा पसंद है। हरा पसंद है। अब मैं आपको फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि नो आप ब्लैक को लाइक करो, नहीं हो सकता। क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं शायद आपके तसल्ली के लिए मैं एक बार हाँ बोल दूँ ठीक है यार मेरे को ब्लैक पसंद है, बट इंटरनली तो मेरे फीलिंग्स जो है, मेरे को जो पसंद है वो तो चेंज नहीं होगी। तो सेक्सुअल आइडेंटिटी वैसी ही होती है, जैसे हमारे चॉइसेस जो होते हैं ना, कि आपने किसी ने भी प्रेशराइज किया तो हम वो बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल नहीं सकते। बिकॉज वो इंटरनल फीलिंग होता है, व्हाट आपका जो सोल होता है ना, वो क्या फील करता है। तो आप उसको कितना भी प्रेशराइज करो, आप उसको बदल नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, बट एक फैमिली, लोग क्या बोलते हैं कि फैमिली के प्रेशर में आते हैं, कोई मतलब कोई सिंगल चाइल्ड होता है तो शादी कर भी लेते हैं। बट शादी करने के बाद क्या होता है कि दोनों में जो लड़की है उसको पता भी नहीं कि उसका हस्बैंड जो है वो गे है, हाँ, तो उस लड़की का क्या दोष है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी दोष नहीं, फिर भी उसका दोनों के बीच में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फिर बाद में डाइवोर्स हो जाता है। मतलब जो पुराना जमाना था, मतलब 10 साल पहले 20 साल पहले, तब तक इतना अवेयरनेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कि तब तक वो मतलब उसको लगता कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एडजस्ट होता था और उसको मतलब 1-2 बच्चे भी हो जाते थे, पर बाद में दोनों के बीच में कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता था। बट अभी जो जनरेशन है ना, अब सबको पता होता है कि ऑलमोस्ट सबको, जो भी लड़के हैं वो समझ जाते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है नहीं। फिर तुम सोसाइटी के प्रेशर में आ जाओगे, शादी करोगे, फिर तुम्हारा अगेन ब्रेकअप, मतलब तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा। इनके समझ लो बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं होते, पर बच्चे हो जाते, पर फिर भी दोनों में इमोशनल टच नहीं होता है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि सबकी लाइफ खराब हो जाती है। वो लड़की की मतलब उसका तो कोई यही नहीं होता, और किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करने का किसी को हक नहीं है। मतलब लड़की में इवन वी कैन से कि भाई अगर मैं, जैसे लड़की है वो, उसको लड़कियां पसंद है, ठीक है, और एक लड़का है जिसको लड़की पसंद है, अगर वो किसी और पार्टनर से शादी करते भी हैं तो दोनों एक दूसरे की लाइफ खराब ही कर रहे हैं। चाहे लड़की लड़के की लाइफ खराब करे, बिकॉज एट द एंड वो जो चाहता है अपने लाइफ पार्टनर से वो उसको नहीं मिलेगा। एक देखो, एक फिजिकल एंड सेक्सुअल जो नीड है, उसके अलावा भी बहुत सारी नीड्स हमारी लाइफ में होती है। हमें एक सपोर्ट चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है एक अपने लाइफ पार्टनर से। तो वो चीज़ अगर मुझे नहीं मिल रही है, एंड एट द एंड जो मुझे सपोर्ट या फिर जो नीड है वो चीज़ मेरे पार्टनर से नहीं मिल रही, तो मैं कहीं ना कहीं और जाने की कोशिश करूंगा, और सोसाइटी वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करती, अवॉइड करती कि नहीं यार तुम यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, एक सर्टिफिकेट है हमारे पास, आप मैरिड हो, तो आप बाहर जाओगे तो आपका भी नाम आएगा। तो वो बता भी नहीं सकता भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें नहीं बातें कर सकता, अगर वो करेगा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, नहीं तुम में प्रॉब्लम है।
और अगर वो दूसरी जगह बताता है तो भी बट क्वेश्चन मार्क दोनों के ऊपर आता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम घूम फिर के अगर हम एट द एंड अगर आते भी हैं तो सोसाइटीज एंड ऑल के ऊपर हमारी नजर रहती है। सोसाइटी क्या कहेंगी, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो कहावत है ना, क्या कहेंगे लोग। तो वो एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अगर वो सोचना, जैसे बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है सोचती नहीं, बट सबसे पहले आती है हमारी बात कि हम क्या सोचते हैं, सेल्फ मेंटलिटी क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, हमारी खुद की सोच क्या प्रोवाइड करती है, वो हम पहले ध्यान देते हैं। और आज के सोसाइटी में भी हम बोलते हैं हम वी आर ओपन माइंडेड। ये मेरा ऐसा मानना है कि बोलने के अलावा करते नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं ऑन कैमरा, हमने बोल दिया नहीं आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, बट जब आप खुद पे आती है ना तब वही हम लोग कंबल के अंदर डूब जाते हैं। अरे नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें हमारे ईगो के अंदर चली जाती है। हाँ, ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मैं ये कर सकता हूँ, बट एट द एंड एक्सेप्टेंस कोई नहीं करना चाहता। जैसे आपने बोला डिप्रेशन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एज एन आई एम गे, एज एन लेस्बियन हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बात की बात है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही नहीं कर पा रही। ये बहुत छोटी चीज है। डिप्रेशन भी बहुत लोगों को हो रहा है, अकेलापन बहुत लोगों के साथ है, और अकेलापन ही सबसे बड़ी जड़ है डिप्रेशन की। आर यू एग्री, राइट? यस, आई एम एग्री। सो हम लोग इतनी छोटी चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि डिप्रेशन में हम लोग, अगर हम मुझसे कोई आके कह जाए, अगर मैं सच्ची में डिप्रेशन में, अगर मुझसे आके कोई कह जाएगा कि भैया तू डिप्रेशन में है, एक साइकोलॉजी को दिखा दे, साइकोलॉजिस्ट को दिखा दे, जरूरत है तो कोई ट्रीटमेंट ले ले, मैं पागल लगता हूँ क्या? लिटरली ऐसे लोग बिहेव करते हैं। तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा मेरा मानना है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग, मैंने बोला कि हम लोग कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेंस हो भी जाता है, बट फैमिली में ये प्रॉब्लम आती है। और मैंने थोड़ा टॉपिक को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जो ट्रांसजेंडर की आपने बात करी, तो इसके ऊपर ऐसा मैंने कुछ सुना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझे बताना, करेक्ट करना, आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, कि इफ उनको ऐसी खबर पड़ जाती है कि इस घर में ट्रांसजेंडर है, तो वो अपने सोसाइटी में वो लोग उनको लेके चले जाते हैं, उसको उस परिवार में रहने नहीं देते। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ तो कैसा, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों के साथ कि ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्टली क्या होता है ना कि जो घर में जो मतलब कोई बोलता है कि ट्रांसजेंडर है या कोई इंटरसेक्स है, तो मोस्टली क्या होता है लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, या उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर होता है, उनको टॉर्चर होता है, तो घर से भाग जाते हैं या घर वाले निकाल देते हैं। तो ऐसा कोई होता नहीं कि मतलब वो ट्रांसजेंडर आएंगे कि हम मतलब वो हमारे से बिलोंग करता है कि तुम हमारे इस मतलब हमें सौंप दो, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली लोग वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते, फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर उनको घर छोड़ के उनके पास जाना ही पड़ता है। बिकॉज एक्सेप्ट कौन करेगा, ना फैमिली करेगी ना बाकी के समाज करेगी। तो फिर ऑप्शन क्या बताया कि जो ऑलरेडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, मतलब जो, तो उनके पास ही जाए, उसके अलावा कोई ऑलरेडी ऑप्शन नहीं होता है। और उसके पहले भी आपने जैसे पहले बोला कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, या मतलब कोई लड़का है तो शादी करने के बाद अगर किसी और के साथ सेक्स कर रहा होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जनरली क्या होता है ना कि इंडिया में कैसा है, जनरली सेक्स को लेके ना काफी सोशल स्टिग्मा है। मतलब सेक्स सब करते हैं, इसलिए तो मतलब हमारे पेरेंट्स ने सेक्स किया इसलिए हम पैदा हुए, और हम भी करेंगे और करते भी रहते हैं। बट जब बारी बोलने की आती है ना तब कोई ओपन टॉक नहीं करता। और इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम एडवांस में अपडेट किया ही नहीं है, अभी भी वो पुराने साल का ही चल रहा है। कि जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में सेक्स क्या होता है, तुम्हारा जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, इसकी वेराइटीज क्या है, तो उसको वो बच्चों तक पढ़ाने की जरूरत है। इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर मैं ना इसको पुराने ज़माने से अगर कंपेयर करूँ, कि जो हमारा पहला एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल, और आफ्टर हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हम स्कूलिंग वगैरह करते हैं, क्या आप ये मानेंगे कि हम लोग डाउनग्रेड हुए हैं? हाँ, जिससे वो समझ लो क्या बोलते हैं उसको, कामसूत्र बोल के एक किताब थे, वो काफी पुरानी किताब थे, या खुजराहो टेम्पल्स है, और उसमें पूरे सेक्स के वीडियो, लाइक मेन टू मेन का सेक्स का वीडियो, ये तो अलग बात हो गई कि वीडियोज एंड ऑल, किताब एंड ऑल, बट जो हम शिक्षा लेते थे, अगर हम बात करें नॉट एन एजुकेशन, अगर हम बिल्कुल प्रॉपर भाषा में बात करते हैं, जो हम शिक्षा लेते थे, हमसे शिक्षा इसे ये नहीं देते कि अक्षर क्या लिखा है। अगर मैं मेरे कार्ड्स में कुछ लिखा है तो पढ़ने की शिक्षा नहीं है, वो आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, वो गुरुकुल में वो भी सिखाया जाता था, राइट? है ना? तो आपको आपकी जो गृहिणी के साथ आपकी लाइफ बीतेगी, आपके जो आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, जो चीजें आपको करनी होती है, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी जब गुरुकुल में जब जाते थे। बट आज के एजुकेशन में सब मोस्टली
आपको पढ़ना क्या है, आप जो लेटर्स हमने हमारी जो भाषा है उसके बारे में बता दिया। इवन हम भाषा के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश भी एक भाषा है, बट वो भाषा कैसी है, क्या है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। थोड़ा सा बता दिया, ये चीज़ें हैं, आप ये करो। हिंदी भाषा के बारे में कौन जानता है? या इवन अगर मैं कहूँ तो ना हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं आज के टाइम में, ना हम हिंदी भाषा बोल पाते हैं, ना हमारे जो इंडिया की जितनी भाषाएं हैं वो भी भाषा में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके हम लोग बोल रहे हैं। तो ओरिजिनलिटी तो हम लोग जो पहले थी, जो भी हम लोग सीखते थे, वो हम लोग आज के टाइम में खो रहे हैं। और दूसरी बात अगर हम आते हैं तो डाउनग्रेड के बारे में जो मैं बात कर रहा था, तो एक चीज आती है, हम लोग 2 चीजें बनाते हैं, एक गुरु पूर्णिमा और एक टीचर्स डे, राइट। टीचर्स डे क्यों बनाते हैं? जो हमें एक पर्टिकुलर शिक्षा देता है। टीचर्स मतलब एक जो हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर के बारे में नॉलेज जो प्रोवाइड करता है, वो है टीचर। और जो गुरु पूर्णिमा हम उस दिन मनाते हैं, जो गुरु कोई भी हो सकता है। और गुरु मतलब एक पूरा ब्रह्म, पूरी दुनिया के बारे में, हमारी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में जो हमें शिक्षा दे कि आपको जिंदगी किस तरीके से व्यतीत करनी है, वो है। तो वो तो हम छोड़ ही चुके हैं ना, वो तो हमें कोई बता ही नहीं रहा हमारी लाइफ कैसे जीनी है, हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने हैं उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। या अगर आपके बारे में कभी जिंदगी में डिप्रेशन आता है तो उस फील्ड में किससे कैसे बात करनी है, एक्सेप्टेंस कैसे करना है, वो चीजें पहले सिखाई जाती थी। Am I right? तो इसके बारे में भी थोड़ा मेरा ओपिनियन खुद का रखता हूँ। तो वो पहले जो हालात थे ना, मतलब वो अलग थे। तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, तब हमें वार करना पड़ता था या राज्य चलाना पड़ता था। तब का एजुकेशन सिस्टम उसके हिसाब से काफ़ी सही था। और तब क्या था ना, तब सोशल मीडिया नहीं था, तो और लोग नेचुरली ज़्यादा कनेक्टेड थे और लोग सोशली भी बहुत कनेक्टेड है। तब इतनी डिप्रेशन एंजाइटी वाले जो रिसेंटली ट्रेंड है ना, वो तब हुआ नहीं करते थे। और मैं बोलूँगा कि तब उसके हिसाब से वो सिस्टम काफ़ी अच्छा था। अभी हम कैसे लाइक वी आर इन द जैसे कि हम बोलते हैं कि कंप्यूटर युग में, लाइक अभी मतलब कि हम साइंटिफिकली अप्रोच वाले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, अभी थर्ड स्टेज आने वाला है, मतलब वो चल रहा है। तो और हम अभी क्या हो गया कि रिसेंटली 5 साल में हम मोबाइल का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम उसको एडिक्टेड हो चुके हैं। और जो हम सोशली कम कनेक्टेड हो रहे हैं और वर्चुअली ज़्यादा हो, कि मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स है, मेरे लाइक 100 मिलियन फॉलोअर्स है, और हम पोस्ट करते हैं और बार बार अपने व्यूज चेक करते हैं कि कितने लोगों ने देखा, मेरे फिजिकल दोस्त कितने, उसका मतलब नहीं मेरे फॉलोअर्स कितने, उससे ज़्यादा मतलब आता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके जो इमोशंस जो है ना वो दबके रह रहे, आपकी जो फीलिंग्स है ना आप शेयर नहीं कर पा रहे। समझ लो आपको किसी इमोशनल अटैचमेंट हो गई, हाँ, और आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप जनरली आप वो स्टेटस डाल दोगे कि मेरा ब्रेकअप हो ये होगा, बट आपका जो अंदर जो फीलिंग्स है ना वो आपको किसी को बता नहीं पा रहे। तो वो सब एक सप्रेस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बाहर, फिर अगेन तुमको लोनलीनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम इमोशनल डिपेंडेंट होते हैं, फिर बाद में एंग्जाइटी पैनिक अटैक होते हैं, फिर लोग पूरा एकदम डिप्रेस आ जाके फिर सुसाइड हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रोलिंग भी हो जाता है आजकल। तुम कुछ भी वीडियो बना लोगे, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लोगे, लोगों को हंसाओगे, फिर बाद में तुमको 1000 से ऐसे कुछ भी उल्टे सीधे तुमको कमेंट पास हो जाएगी, फिर बाद में वो ट्रोलिंग भी तुमसे ये नहीं होता, हजम नहीं होता। और दूसरी बात है ना, एक सुशिक्षित होता है, मतलब मराठी में उसको साक्षर बोलते हैं और सुशिक्षित बोलते हैं, ऐसा। तो अभी जो जनरेशन जो है, मैं करंटली जो देख रहा ना, तो उनमें रैशनल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो सोच है ना, मतलब हम जो इंस्टा पे देखते हैं ना, उनके हिसाब से हम अपना सोच बना रहे हैं। मतलब क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फैक्ट्स है, हम फैक्ट चेक ही नहीं करते। एक तो हमें पता नहीं होता कि ह्यूमन रिवोल्यूशन क्या होता है, ह्यूमैनिटी क्या होती है, रिलीजियस कैसे फॉर्म हो चुके हैं, कास्टिज्म क्या है, हाँ, सबसे पावरफुल क्या है, रिलीजन पावरफुल है या मनी पावरफुल है, हाँ, कौन रूल करता है। तो ये सब हमें बेसिक बातें हमें पता है ही नहीं है, बस खाली जो इंस्टाग्राम पे पढ़ेंगे या व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे और जो बर्मार्बिन हो रहा है उसके हिसाब से हम अपना थॉट प्रोसेस बिल्डअप करें। और एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सब लोग आपको हैक कर रहे होते हैं। मतलब हम जो भी बोलेंगे ना इंस्टाग्राम पे, आप कभी भी ऑब्जर्व करो कि आप दोस्तों के साथ बात करो कि आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बारे में आप 2-3 बात करो तो आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पूरे ब्रेकअप के रील आ जाएंगे। तो मतलब ये और समझ लो आपको कोई कपड़े खरीदने, समझ लो आपने कोई भी एक साइड पे कपड़े खरीदने ये किया तो पूरे साइड पे वही क्लोथ आ जाएंगे। तो मतलब ये लोग, मतलब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या कोई और अपनी लाइफ हमें से रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। सेकेंडली, हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि आगे अपने AI ये भी डिसाइड करेगा मुझे कौन सी लड़की के साथ शादी करनी है। देखो ये चीज तो अगर मैं AI तो अभी आया है रिसेंटली में, बट आप जो बात कर रहे हैं ना कि मैं अगर सोच रहा होता हूँ या फिर मैंने दोस्तों से बात करी, यार ये क्लोथिंग देखनी है, वो क्लोथिंग देखनी है, एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं हमारे, ये बहुत पहले से। आपके फोन में जो माइक्रोफोन है वो हमेशा ऑन रहता है, हमें नहीं पता, वो इन अ बैकवर्ड वो हमारी सारी बातें सुन रहा है। अगर आप भी अगर हमारे आसपास जितने भी फोन्स हैं, अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली वो माइक्रोफोन में जा रही है।
तो अगर मेरे कुछ समय बाद अगर मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट की बात करी या शूज लेने की बात करी तो ऑटोमेटिकली वो आएंगे, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, थोड़ा हम लोग LGBT के इसमें आता हूँ मैं। तो जैसे कि अभी पुणे में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मैं खुद कलामंच का जो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं भी ओपन माइक इवेंट कराता हूँ। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म को जानता भी हूँ जो ओपन माइक इवेंट कराते हैं। बट ऐसा मैंने देखा है, ऐसा क्यों होता है ये भी मेरा सवाल रहेगा कि आपकी कम्युनिटी जो है LGBT, उनके वहाँ से लोग पब्लिकली आते क्यों नहीं है? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है, या आना नहीं चाहती, या फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, या फिर कोई अदर रीजन है कि वो लोग, हम जैसे लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे? देखो जनरली क्या होता है ना कि सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि लोग क्या कहेंगे हमारे, मतलब अभी भी लोगों के बीच में ये है कि मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का लड़की को लाइक नहीं कर सकता, लड़की लड़की को लाइक नहीं कर सकता, मतलब दो लड़के शादी नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता अभी भी। बाकी के कंट्रीज में है, अभी भी इंडिया में नहीं है। एक लड़की शादी नहीं कर सकते, दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता है। मतलब प्यार होना है तो बस खाली ऑपोजिट जेंडर ही चाहिए। तो ये एक सोशल स्टिग्मा होता है, और प्यार को हम एज अ फीलिंग नहीं लेते। और फिर समझ लो किसी ने बोल भी दिया कि लाइक आई एम इनटू बॉयज, तो उसको बुलिंग होती है, लोग उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, उसके ऊपर मतलब लाइक कोई एलियन आ चुका है, मतलब वो हमारे बीच में है ही नहीं। तो ये सब सोशल प्रेशर होता है, इसलिए लोग बाहर नहीं आते। हाँ, अगेन समझ लो कोई पॉलिटिशियन है, कोई पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता है, और वो इंटरेस्टेड लड़के में, मतलब वो गे, बट वो मतलब उसको लगे कि हमारा सोशल स्टेटस इतना है, फिर वो मेरे लोग क्या कहेंगे। फिर अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी, फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके लिए काफी करेज लगता है कि तुमको खुद को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए लोग जनरली इतना कमिंग आउट नहीं होते, और आप भी जाएंगे तो लोग उनको बहुत गंदी तरीके से देखते हैं। मतलब समझ लो कोई लड़का है, मतलब वो बोला कि मैं गे हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता वो हर किसी के साथ सेक्स करने के लिए तैयार है, मतलब उसको सेक्स नहीं चाहिए होता है। सीधी सी बात है, अगर मान लो कि एक लड़का है, नॉर्मल लड़के की बात करता हूँ मैं भी, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि सीधी बात है कि नॉर्मल लड़का है तो लड़की को ही अट्रैक्ट होगा, राइट? बट जरूरी नहीं ना वो हर किसी लड़की से अट्रैक्ट हो जाए, ये भी तो ये भी नॉर्मल चीज है। तो अगर कोई लड़का है जो लड़के को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, तो हर किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाए, इट्स नॉट अ, ये भी एक नॉर्मल थिंग नहीं है। वो भी किसी न किसी को देख के पर्टिकुलर रीजन की वजह से अट्रैक्ट हो। मतलब हर किसी का क्या होता है ना, एक चॉइस होता है, या खुद का एक ऑन स्टैंडर्ड होता है। समझ लो अभी मैं हूँ, अब रास्ते पे 1000 लोग मिलते हैं, 1000 में से मैं 1000 को तो नहीं चूज करूंगा, मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। लाइक 1000 में से मेरे को 1-2 लोग अच्छे लगेंगे, जो मेरा पर्सनालिटी, जो मेरा टाइप है उसके हिसाब से मैच हो जाता है। हम अगर नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल लोग 2 लोग भी, तो हम लोग कहते हैं वाइब मैच होना, या फीलिंग मैच होना, या फिर एक एनर्जी, हम लोग कहते हैं एक एनर्जी, एक ऑरा मैच होता है, राइट? तो वो 2 इंसान के अगर उसमें मैच नहीं हो रहा है तो हम कैसे आगे फॉरवर्ड होंगे? कोई भी हो यार, इवन 2 लड़कियां भी अगर आपस में बात कर रही हैं और वो इंटू होना चाहती हैं आपस में, तो अट्रैक्शन है या फिर कुछ फीलिंग मैच हो रही है, कुछ वाइब मैच हो रहा है, उनके थॉट प्रोसेस मैच हो सकते हैं, उस वजह से उनको अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ। तो डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट प्रोसेस किस तरीके से मैचअप होते हैं, तब वो ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। मोस्टली क्या होता है लोगों को, मतलब लाइक कि हम अगेन वही बात आती है कि हम सेक्स को ही कनेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा क्या होता है ना, हर किसी को ना एक इमोशनल नीड होती है। Yes. देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, समझ लो कि हम किसी भी डेटिंग साइट पे चले गए तो हम क्या कर लेते हैं कि फोटो देखते हैं, मतलब खुद का एक टाइप होता है, हर किसी का ऑन टाइप होता है कि हाँ, मतलब वहां से हमारी लाइकिंग होती है, हाँ देखिए ओके मैं सेक्स कर सकता हूँ। फिर आदमी पे आता है, हम डेट कर लेते हैं, पर उसके बाद में क्या होता है कि एक कुछ लोग अच्छा लगने के बाद हम उसके अपना इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, और इमोशनल कनेक्ट के ऊपर ही रिलेशन स्टैंड करता है। तुम्हारा एक बात क्या होता है कि सेक्सुअल नीड जो होते हैं ना, वो सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है। तो उसके बाद में क्या हो जाता है कि तुम्हारा इमोशनल नीड जो होता है, इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना, वो तुम्हारा सबसे लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। और जितने भी रिलेशन जो टिकते हैं ना, वो सेक्स के ऊपर नहीं टिकते, मतलब हाँ इट हैज टू बी, वो नेसेसिटी, बिकॉज हर किसी की फिजिकल डिमांड होती है, बट लाइफ लॉन्ग जर्नी करने के लिए तुमको ना इमोशनल नीड ही होनी चाहिए। बिकॉज डेफिनेटली अगर मैं इस बात को एग्री करता हूँ, और इस बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ मेरे साइड से, मैं भी यही मानूंगा कि ठीक है, सेक्स आज है कल है, जो फिर लगातार तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक नीड है शरीर के। आप थके काम से आ रहे हो, तो एट द एंड आप क्या चाहोगे, मेरा पार्टनर मेरे पास बैठे, मेरी दिन की जो बातें हुई हैं वो भी तो कोई सुने, क्योंकि सामने वाला तो हमें सुनने के लिए रेडी नहीं है। ऑफिस की बातें या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई लाइफ में, दिन भर में जो चीज हुआ, एट द एंड में यार सुन लो बस, मेरे पास आके कोई बैठ जाए, कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, प्लीज आके बैठ जाओ, बस मेरी बातें सुन लो। तो मैं ये बोलो, समझ लो कोई एक है आपके पास, समझ लो 1000 मतलब ऑप्शन है सेक्स करने के लिए, और समझ लो कम से कम आप दिन में 3-4 लोगों के साथ सेक्स किया, और दिखने में काफी अच्छी, और आपके दोनों के बीच में कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं, फिर भी आपको सेटिस्फाइंग फील नहीं होता। और एक इंसान समझ लो कि उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड, उसको अपने हक भी कर लिया ना, तो स्टिल यू गेट सेटिस्फाइड, बिकॉज़ वो इमोशनल फील होता है। डेफिनेटली ये हम बोलते भी कि आप अगर किसी इंसान को
नॉर्मली अगर हग करते हो तो बहुत आपकी जो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है, बहुत सारे अंदर की जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिक निकल जाती है। एक मजा आता है जब हम लोग नॉर्मली, अगर ये तो एक हो गया कि लड़का लड़की जब हग करता है वो छोड़ दो, हम अगर अपने मम्मी पापा से भाई बहन से हग करते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड से भी हग करते हैं, ऐसा लगता है बस जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। स्ट्रेस रिलीजिंग काइंड ऑफ यस, जो हमारे माइंड का जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत भागा दौड़ी चल रही है हमारे माइंड में, ये चल रहा है वो चल रहा है, सब रिलीज होता है। आई एम डन ना भाई, मजा आ गया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी बात नहीं करी, कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया, बट सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट का हक किया। वो लोगों को वही चीज है, अभी भी लोग सोच रहे नहीं यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो चीज करनी है, बट आपको एट दी एंड क्या चाहिए वो लोग आज समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ, लोगों को नीड समझ में नहीं आ रही है, लोग क्या सोच रहे हैं नहीं आ रहे। एक स्टिग्मा जो एक हैशटैग बन चुका है ना, नहीं सेक्स सेक्स सेक्स, वो सोचते हुए से वो जाते हैं एंड वापस हो जाते हैं, इमोशनली अटैचमेंट ही नहीं चाहते लोग। राइट, उसको थोड़ा इलोबरेट करता है। बेसिकली क्या होता है ना, पहले जब 30-40 साल पहले हम चले गए, तब क्या होता ना कि समझ लो मेरे पापा की शादी करनी है, तो क्या करेंगे, दादाजी ना वो जाएंगे किसी भी एक लड़की को पसंद कर लेंगे और उनका शादी हो जाएगी। हाँ, तो अब दोनों भी हस्बैंड, मतलब जो बीवी और हस्बैंड है, बीवी पत्नी सॉरी हस्बैंड वाइफ है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं होता है। हाँ, फिर भी वो पूरी लाइफ एक साथ जी लेते हैं बिना देखे हुए, मतलब डायरेक्टली हाथ खड़ा कर दे, चलो ये तुम्हारा हस्बैंड है, आज के बाद तुमको पूरी जिंदगी इसके साथ रहना है। और तो उस टाइम वो एज कितनी होती थी, हार्डली 14-13 या मैक्सिमम 18 के ऊपर तो शादी होती ही नहीं थी। मतलब गांव में तो होती भी नहीं, अभी भी नहीं होती कुछ गांव में बहुत सारे छोटे शादी हो जाती। तो मतलब उसने किया कि हाँ ये हस्बैंड है, काला गोरा कैसे भी चलेगी, बीवी कैसे भी हो चल जाएगी, और दोनों का रिलेशन मतलब आखिरी दम तक वो रहता था, उनके बीच में कोई डाइवोर्स नहीं था। थोड़े बहुत नॉर्मल झगड़े तो होते रहते हैं, बट अभी क्या होता है ना कि हम चॉइस करते हैं, हमें चॉइस दी जाती है, और चॉइस करने के बाद भी हमारा डिवोर्स हो जाता है। इसके ऊपर मैं एक बात बोलूंगा, एक्चुअल में क्या है ना, जैसे कि मैं कुछ चीजें चूज करता हूँ, मतलब कि मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, फूड में चॉइसेस है मेरे, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। मेरे से किसी ने पूछा था यार तुम ये चीजें क्यों नहीं खाते, ऑप्शंस, अब मैंने उसको एक ही जवाब दिया, इफ आई हैव एन ऑप्शंस आई विल चूज। अब मेरे सामने अगर मेरे 4 चीजें रखी हैं तो मैं जो खाता हूँ वही तो चूज करूंगा ना। अब यहाँ पे वही आ गया, मेरे सामने चॉइस है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, अब मुझे तो अच्छा लगेगा, एट द एंड मेरे को वही चूज करूंगा। और फिर अब फर्स्ट जो क्वेश्चन में चले हैं, आपके फर्स्ट टॉपिक पे, 30-40 साल पहले वाली बात, मेरे पास चॉइस ही नहीं, आई हैव टू गो विद देम। और फिर क्या होता है कि जब हम किसी को पहचानते ही नहीं है, अब हम चीजें जानना शुरू कर रहे हैं, हमें उनके बारे में पता पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो मैं चूज कर लिया, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता पड़ गई, अब मुझे पता करने के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो हम बात क्या करें, ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं एक्चुअली। बेसिकली अब ये जनरेशन में क्या होता है ना कि हम थोड़ा सोशली इतने एक्टिव हो चुके हैं वर्चुअली, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी बढ़ चुकी है। राइट। और आपने बोला कि पहले 30-40 साल ऑप्शन नहीं थे, अब बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन वाली बात नहीं, मतलब ये कि आपने बताया आप चूज कर सकते हो, मतलब शादी.com है, बहुत सारे ऑप्शन शादी के लिए हैं, रिलेशन के लिए डेटिंग साइट्स बहुत हैं, तो आप चूज करते हो, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये है। और फिर पहले शादी करने के लिए कोई नहीं भाई, जो रिलेटिव्स ने बता दिया, पेरेंट्स को अच्छा लगा, फैमिली को अच्छा लगा, भाई रिश्ता डन यहाँ। और जानने का जो बात आती थी वो शादी के बाद आती थी, शादी से पहले तो कई बार तो देखते भी नहीं है, मुलाकातें भी नहीं होती, फर्स्ट मेट भी नहीं होता, बिफोर यस एंगेजमेंट होता ही नहीं था। वही मैं कर रहा हूँ, एंगेजमेंट के पहले कुछ मुलाकात भी नहीं होती, एंगेजमेंट का सीधा शादी। और यहाँ पे तो हमारे पास पूरी एक लाइफ जर्नी मिलती है। आज के टाइम में तो भाई प्री वेडिंग शूट्स एंड ऑल पूरा सब कुछ हो जाता है, वहां पे भी सब लोग कुछ ना कुछ बाहर जाके शूट करके आते हैं, तो दे हैव अ टाइम जानने के लिए, पहचानने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब मिल जाते हैं, बाद में जानने के लिए कुछ है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वो चीजें बहुत लॉन्ग चल जाती है। चलो ओके, तो उसको थोड़ा मैं इलोबरेट कर लेता हूँ। बेसिकली ये चीजें जो होते हैं ना, वो सब इमोशनली मतलब मेंटली कनेक्टेड होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। तो कैसा था ना कि हमारी डिमांड इतनी नहीं होती थी, मतलब डिमांड इन द सेंस कि अभी कैसा होता था, मतलब कोई लड़की मिल गई तो वो अच्छी होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी हाई हो चुकी है। पहले एक्सपेक्टेशन कम थी, अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और ऊपर से क्या है ना, हर किसी को परफेक्ट चाहिए, मतलब वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, उसको खाना भी आना चाहिए, फिर बाद में वो सेक्स में भी अच्छी होनी चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए, उसने सबके साथ बात भी करनी चाहिए, उसको मूवी पे जाना चाहिए, उसने डिनर भी मतलब बाहर भी जाओ। तो हमारी जो लिस्ट है एक इंसान के साथ, मतलब
तो वो बहुत हाई हो चुकी है। और मैं बोलूँगा कि परफेक्शन जो होता है ना, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हर इंसान के साथ सब क्वालिटी नहीं होती है। अब जो क्वालिटी दीपिका में हो, इसमें आलिया भट्ट में नहीं होगी, जो ऐश्वर्या में हो दीपिका में नहीं होगी। बट हमें क्या चाहिए कि एक ही क्वालिटी आलिया भट्ट वाली भी चाहिए, दीपिका पादुकोण वाली भी चाहिए, ऐश्वर्या वाली भी चाहिए, एंड रेखा वाली भी चाहिए। मेरे को ना सभी एक विजुअलाइजेशन याद आया कि एक लड़का, कोई चित्रकार होता है, उसको ना एक लड़का अपनी लड़की के बारे में ना बताता होता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, हिरनी जैसी चाल, मोरनी जैसी गर्दन। तो पिक्चर जो बनती है वो एक लड़की, गर्दन जो है वो मोरनी जैसी है, शक्ल एक अलग जैसी है। तो जानवर, मिक्स जानवर जो बनता है वो आपने पता ना कि ऐसा वैसा हर इंसान की क्वालिटी। तो हम लोग लड़की को किस तरीके से बताते हैं, जब हम पिक्चराइज करते हैं और फिर जब बताते हैं दूसरों को, नैन ऐसे चाहिए, मेरे को गर्दन ऐसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी आवाज कोयल जैसी होनी चाहिए, तो वो पिक्चर याद आई है। अरे भाई सब खतरनाक थी वो। तो ये नीड, पता नहीं यार, ये चीज हो चुकी है और हम लोग ये चाहते हैं कि मुझे सामने से 100% चाहिए, बट मेरे अंदर क्या चीज है, तुम 100% हो, ये कोई नहीं सोचता। मतलब मैं जानी ले और हुआ तो भी चले जाएगा, बट मेरे को ऐश्वर्या राय होनी चाहिए। हम खुद, हमें जो कमियां होती है ना, हम कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बट सामने वाले की कमी हम जल्दी ये कर लेते हैं। इसलिए ना आपको रैशनलाइज होने की बहुत जरूरत है। और डोंट फाइंड परफेक्शन। और एक इंसान में आपको सब नहीं मिलेगा। और सेक्सुअली भी कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी का स्टैमिना उतना नहीं होता, हर किसी का साइज उतना ये नहीं होता, हर किसी का प्लस माइनस होता है, वो नहीं चलता। तो तुमको ना कहीं ना तो एक्सेप्ट करना ही करना है। मतलब समझ लो कोई लुक वाइज काफी अच्छी लड़की है तो वो सेक्सुअली इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। किसी का लुक थोड़ा ठीक ठाक है बट सेक्सुअली वो काफी फ्री हो जाएगी। तो सेम केस लड़के में होगा, बहुत हैंडसम होगा बट उसका 2 मिनट में हो जाएगा, या कोई ठीक ठाक होगा उसका काफी लंबा तक चल जाएगा। तो ये आपको ना कहीं ना तो आपको एडजस्ट करना ही करना है। जब तक आप एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिलेशन यहाँ से आगे तो टिकेगा ही नहीं टिकेगा। आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यदि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो समझ लेना कि आपका डाइवर्स रेट जो काफी हाई होने वाला है। और अगेन लोनलीनेस, वो तो प्रॉब्लम कंपलसरी है ही। एट द एंड फिर वही बात है, एक सोसाइटी एंड दूसरा एडजस्टमेंट। 2 टॉपिक हमेशा हम घूम पे रहेंगे, चाहे आप कोई सा भी किसी भी टॉपिक पे आप बात करो तो एट द एंड बात पर वही आपने जैसे बात की, वो घूम फिर के बाद हमारे एडजस्टमेंट पे। अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज कर सकते हो। जैसे हम इफ आई एम गे, इफ आई एम कोई लेस्बियन है, तो आप पहले अपने आप को समझा लो। एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट के पहले सेल्फ एक्सपेक्टेंस जरूरी है कि भाई मैं क्या, मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं अपने आप को लाइक करता हूँ कि नहीं करता। अपने आप से अगर कोई इंसान प्यार करना सीख जाता है, अपने आप को लाइक करना सीख जाता है, तो दुनिया कुछ भी करे उसको फर्क नहीं पड़ता। राइट। जैसे कि अब मेरे बारे में समझ लो, जब मैं अभी जॉब कर रहा था, बीच में मैंने जॉब चेंज किया था, तो ऑलमोस्ट मेरे क्लास में जो सब 30-40 लाख तक पैकेज चले गए थे। लोग 4 व्हीलर ले रहे थे, गाड़ी बंगला सब ले रहे थे। और जब तक समझ लो आपने, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मुझे पता कि मुझे ये करना है, वो मैं कर रहा था। जब आपका खुद का आप फ्रेम आउट कर लेते हैं ना कि मैं क्या हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है, तो आप कंपैरिजन नहीं करते हो, तो अब आप खुश रहते हो। बट बारी क्या होती है कि हाँ उसकी अच्छी बीवी है, उसका अच्छा घर है, उसका सब कुछ अच्छा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बट जब कंपैरिजन आता है ना, तो फिर अगेन वो सैड नहीं आ जाता है, फिर वो सब प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि ना हमको ना खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं क्या हूँ। भाई मैं रणवीर सिंह जैसे नहीं दिखता हूँ, हाँ मैं वैसे ही हूँ। मुझे नहीं बनना है रणवीर सिंह, भाई मुझे धीरूभाई अंबानी नहीं बनना है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उतना मैं नहीं कमा सकता। तो मुझे ना ही शाहरुख खान जैसे जो लाइफ है, एग्जाम्पल जो भी हो गए वो, तो हम अलग है, हर किसी की आइडेंटिटी अलग होती है, हमें वो एक्सेप्ट करके ही जिंदगी जीना है। अब मैं स्ट्रेट नहीं हो सकता, मैं जो हूँ वो मुझे एक्सेप्ट करके ही मुझे लाइफ चलना। मैं कोई अपने माँ बाप नहीं बदल सकता, कोई अपना बर्थ प्लेस नहीं चेंज कर सकता, कोई अपने भाई बहन चेंज नहीं कर सकता, वरना हर किसी को कोई तो अपना धीरूभाई अंबानी बाप बना लिया होता। डेफिनेटली। हाँ, तो वही बातें हमें एक्सेप्ट करके चलना है, उसके साथ हम जिंदगी जीना है। अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे, तो देन योर लाइफ इज गोना वेरी इनटू हेल। जैसे कि मैं भी एक बात बोलता हूँ कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं, तो पांचों समान नहीं है। और ये जो 2 हमें समान दिखती हैं, इनके भी साइज सेम नहीं है। तो समान दिखने के बावजूद भी समान नहीं है 4 ये चीजें हमारे हाथ में, तो ये समान नहीं हो सकती, ये जब सिमिलर नहीं हो सकती तो हमारे जिंदगी में इतने लोग मिलते हैं, भले लगेगा जैसे 2 उंगलियां लगती हैं कि एक जैसी हैं, बट नहीं है, तो वो भी समान कैसे हो सकते हैं? इट हैज टू बी डिफरेंट। वो उसने किरदार ही ऐसे बनाए हैं कि अगर अलग अलग नहीं होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो जो अगर कोई इंसान आपसे अलग नहीं है तो आप उससे बातचीत कैसे करोगे इन अ नॉर्मल वे ऑल्सो।
आपको पसंद कैसा आएगा, आपको तब आप डिफरेंट थॉट्स होंगे, तभी तो आप कुछ चीज डिस्कस कर सकते हो ना। अब आप भी एक ही चीज पढ़े हो और एक मेरे जैसे सिमिलर थॉट रखते हो, तो मैं आपसे क्या डिस्कस करूं, बात खत्म हो गई, डिस्कशन नहीं होगा उस पर। जनरली क्या होता है नेचर में, समझ लो हम देखते हैं कि समझ लो इंडिया की बात करो, ऊपर रेगिस्तान है, हिमालय है, पीछे पहाड़ है, मतलब ये जो भगवान ने जो दुनिया बनाई पूरी डाइवर्स है, डेफिनेटली और वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जब बारी ह्यूमन इंसान की खुद, जब बारी इंसान की भी ठीक है, हाँ, मानो कि अगर मेरे सामने 4 लोग हैं और ऐसे हैं, तुम शायद मैं एक्सेप्ट कर भी लूं, ये मैं खुद का बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर भी लूं, बट शायद मेरी लाइफ में अगर ये चीज हो, अभी अगर होती सर मे बी आई विल एक्सेप्ट, बट सम टाइम पहले होती तो मैं शायद मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा वो चीज। ये भी खुद होता है ना, वो एक्सेप्ट करने में मुझे भी टाइम लगेगा, वो चीज पचाने में मुझे भी टाइम लगेगा, अरे यार ये कैसे हो गया मेरे साथ ही, क्यों? क्योंकि अभी तो ये पता है यार ये सारी चीजें होती हैं, वो है, वो सारी चीजें पता है, अब नॉलेज है लोगों के बारे में पता है, तो ठीक है मैं भी एक्सेप्ट कर लूँ, जल्दी कर लूँ, बट पहले शायद मैं भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो जैसे हम बोला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हम लोग जैसे थोड़े इवेंट्स करते हैं, ओपन माइक इवेंट या कल्चर इवेंट या पब्लिक इवेंट्स, उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं होते, ज़्यादातर बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं, तो आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि किस तरीके की इवेंट करें या किस तरीके से हम लोग बिहेव करें कि आप लोग भी खुशी से शामिल हो हमारे साथ? तो जनरली क्या होता है ना कि कोई भी परफॉर्मेंस हो, ऐसा नहीं होता कि लाइक कि वो गे के लिए हो या किसी पर्टिकुलर सेक्स आइडेंटिटी के लिए हो। मोस्टली हर जगह में क्या है कि ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन होता है, आप कहाँ पे भी जाओ वो लोग होते हैं, उर्दू मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, बस खाली आपको पता नहीं होता, इतने ओपन अप नहीं होते। और मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं ना वो सब लाइक बिलोंग टू कम्युनिटी करते हैं, बिकॉज शायद वो गॉड ब्लेस होते हैं। जितने भी समझ लो फैशन रिलेटेड रह गया, फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड रहेगा, कोई आर्टिस्ट रहेगा, कोई सिंगर रहेगा या कोई राइटर रहेगा, तो मोस्टली वो लोग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी होते हैं, एलजीबीटी मोस्टली। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्ट्रेट लोग नहीं होते, बट मोस्टली जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं तो वो बिलोंगिंग, बिकॉज उनका शायद वो तो कुछ में जो सेंस होता है वो फैशन को लेके या किसी क्लोथिंग को लेके या मेकअप को लेके या कोई पेंटिंग को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बट खाली आपसे वो क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मतलब कि आप जो भी इवेंट रखो ना तो वहाँ पे आप बात करना, ओपनली बात करना स्टार्ट करो कि ये जो होगा कि हम ओपनली होगा, यहाँ पे कोई हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ना आइदर मेल ना फीमेल या कोई भी, ये ओपनली होगा, वो इंसान के लिए होगा। तो आप वहाँ पे डाल सकते हो कि एलजीबीटी के लिए है या सब ओपन फ्रेंडली है, और आप ऐसा ओपन टॉक मतलब कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा कि आपका जेंडर आइडेंटिटी क्या है, तब ये पॉसिबल होगा। बिकॉज हम बस खाली क्या होता है कि हम करते टाइम बस यही होता है कि मेल फीमेल अगेन फिर वही आ जाता है, तो वो बातें हमें ओपन अप करने की जरूरत है। देखो ये तो हो गया कि एक जो हम लोग जिस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं, एक वो तरीका हो गया कि इसमें ओपन अप करने के लिए हम बोल दें कि नहीं वी आर ओपन टू ऑल, कि भाई आप जो भी हो, हमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी अदर जेंडर से बिलोंग करते हो, you can come, you can perform your art, but other than that also कि जो हम लोग करना चाहें कि यार वो और हम लोग एक साथ कुछ चीज़ें क्या बोलूँगा इस चीज़ के लिए कि डिस्कस कर गए कि बातचीत कर सकें, मेल मिलाप जो हम लोग कहते हैं कि अपने जो होता है ना एक पब्लिक इवेंट, जो नॉर्मल डिस्कशन हो आपस में, उसको किस तरीके से हम आगे लेके आ सकते हैं? आपकी सोच इसमें क्या होगी, आपका थॉट आप किस तरीके से हमें आइडियाज देंगे इसके लिए? तो समझ लो कोई भी इवेंट हो रहा है, समझ लो आपका कोई ओपन माइक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप पहले मतलब जो भी एलजीबीटी रिलेटेड लोग हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हो। वहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म बहुत सारे मतलब उनके क्या बोलते हैं कि पुणे में यूथर ट्रस्ट है या कोई एलजीबीटी के पेजेस सारे, तो उनको बोल के हम वहाँ पे वो ओपन, जो भी लोग ओपन है तो ओपन टॉक हम कर सकते हैं। और जिनको भी वहाँ पे ओपनली होना है, अपने मतलब थॉट शेयर करना है, जर्नी शेयर करना है, तो उनके लिए हम प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे मतलब कुछ लोग ट्रांसजेंडर है, जिनको मतलब अभी भी वो लड़का है उनको लड़की बननी है, या कोई लड़की है उनको लड़का बनना है, तो उनके लिए हम ऐसा कंफर्टेबल स्पेस दे जाए तो लोग इजीली आ सकते हैं। बट आपको पहले वो वैसा एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा कि ये एलजीबीटी की फ्रेंडली है। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली क्या है मेरा मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये मेरा प्लान है एक्चुअली कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि वो लोग भी आके बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर आके कोई बता रहा है इस बारे में तो वो छोटी सी चीज़ है, राइट? तो आप जिस आपका जो नज़रिया है वो एक नज़रिया हो गया, आपके जैसे जो और भी लोग हैं, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो चाहे वो लेस्बियन हो, तो उनकी जो सोच है, उनकी जो स्टोरी है, हर किसी की स्टोरी अलग अलग होगी। एंड जैसा आपने बताया, आई एम ग्लैड, और मैं इस चीज़ को जरूर मानता हूँ कि दे आर वेरी आर्टिस्टिक्स,
वो बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट लवर, मैं चीज चाहूंगा कि यार वो आए और मैं उनकी आर्ट फॉर्म को देख सकूं। मैं उनको एज एन, भले वो सिंगर है, एज एन फैशन आर्टिस्ट हैं, और जो हमारे जो जैसे इवेंट्स होते हैं, ओपन माइक इवेंट या जैसे हमने टैलेंट शो किया है, मैं चाहूंगा कि अगर मैं नेक्स्ट इवेंट जब करूं उसमें वो ये परफॉर्मर्स आए और मैं उनसे कैसे कनेक्ट करूं। मैं जरूर आपसे कनेक्ट करके आगे कनेक्शन बनाना चाहूंगा कि मैं उनको किस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, मैं क्या उनको दूंगा, उनकी ब्लेसिंग्स लेके मैं ये चीज़ कर पाऊँ एज एन ह्यूमन बीइंग। मैं अलग से मैं उनकी ब्लेसिंग्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एज एन ह्यूमन बीइंग उनकी ब्लेसिंग मुझे मिले यार, और उनके थ्रू हम भी देखें कि और अलग अलग लेवल पे, एक लेवल अप पे आर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि फैशन की दुनिया में हम लोग बहुत कम जानते हैं और उनका नजरिया एक जो है वो अलग है। एज एन आर्टिस्ट उनका नजरिया बहुत अलग है, तो उनका आर्ट भी हमें पता पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्टिक फॉर्म इज वेरी, हम लोग बोलते हैं बहुत डीप है, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो उसके बारे में हमें जानने मिलेगा। और उनको हम स्कोप भी दे, बेसिकली क्या होता है कि हर किसी को मतलब डॉक्टर इंजीनियर ही बनना होता है, और घर वाले वो मतलब अलाउ नहीं करते। देखो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल पर्सन, और जैसे हम लोग करते हैं ओपन माइक, राइट, कोई लिख रहा है, हर किसी को तो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, राइट, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं मिलता। तो आपकी कम्युनिटी में भी मैं ये बोलूँगा कि हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, हर किसी को जाना तो ऊपर है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं यार मेरे को ब्रेक मिले, यार मैं मेरी पहचान हूँ एज एन आर्टिस्ट, तो उनको भी प्लेटफॉर्म की नीड है। तो मैं जरूर कलामंच की तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो आप उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि यस वी आर देयर, कि वी आर इनवाइटेड यू देम, कि आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कोई इवेंट करना चाहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी हूँ। कलामंच और कलामंच की टीम, they are ready to organize a event for special for them or commonly। मेरे हिसाब से स्पेशल होगा तो लोग इतने आएंगे नहीं। मैं अगर चाहूंगा कॉमन करो, मैं कॉमन करने को रेडी हूँ। यस, मैं चाहूंगा कि अगर वो आते हैं हमारे साथ परफॉर्म करते हैं तो आई एम रेडी, आई एम ग्लैड कि वो लोग आएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो हम कॉमन ही कर सकते, बिकॉज स्पेशली किया तो उतना उसको इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। बट खाली आप जब भी जो पोस्टर बनाएंगे तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि LGBTQ इंक्लूसिव या वी सपोर्ट, तो वैसे हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे साइड से जो भी होगा, जो कॉन्टैक्ट है उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जरूर, मैं डेट जरूर जल्दी रिलीज करूंगा। मैं जरूर ये बताऊंगा कि अगला हम लोग जो भी इवेंट लेके आएंगे, दिस इज ओपन टू ऑल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी जेंडर, इन एनी कम्युनिटी। जो भी होगा वो सिर्फ आर्टिस्टिक के लिए होगा, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। मतलब मोस्टली हमें क्या करना है कि किसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, नहीं मैं इस बात भी नहीं करूंगा, वो हमें लेना नहीं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग है और हम सब इक्वल है, और हमें इक्वलिटी पे ट्रीट करना चाहिए। डेफिनेटली मैं आज ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ। जब ये वीडियो जाएगा, आई डोंट नो कब जाएगा, बट डेफिनेटली मैं ये बात बोलता हूँ कि जो भी हम अगला इवेंट करेंगे, दिस इज ओपन टू ऑल। जब कोई भी जो भी होस्ट ऑन स्टेज होगा, उस समय वो कभी भी एज एन जो बुलाएगा एज एन आर्टिस्ट बुलाएगा। हम इस बारे में बोलेंगे नहीं कि ये है या फिर ये बॉय है, ये मेल है, या फिर अदर ट्रांसजेंडर है, या फिर जो भी है, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। नॉट आफ्टर द इवेंट, नॉट बिफोर द इवेंट, नॉट इन बिटवीन। जिसको ओपन करना है ओपनली वी आर ओपन टू ऑल। यस, वी आर ओपन। क्या अगर आप बताना चाहते हैं हम सुनेंगे, बट अगर आप नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हियर टू सपोर्ट यू, टू लिसन यू एज एन आर्टिस्ट। तो मैं चाहूंगा कि ये बात हम आज का एपिसोड हम एंड करते हैं, बट जाते जाते आप क्या चाहेंगे बताना लोगों को, कि आपको अगर पता पड़ता है एज एन ह्यूमन बीइंग कि आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करें और दुनिया को किस तरीके से उस चीज को बताएं। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है दुनिया, तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं फिर भी। तो मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि जिंदगी जो होती है, मतलब हमें अकेले ही जीनी होती है। मतलब साथ में लोग आएंगे जाएंगे, मतलब तुम्हारा पार्टनर होगा, फैमिली होगी, पेरेंट्स हो गए, बट अल्टीमेटली वी हैव टू लिव अलोन। तो हमें ना पहले आप सबको ना किसी को अपने, मतलब हर किसी के पास जॉब होना चाहिए। मतलब बिजनेस करो तो आप कुछ भी करो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सबसे मतलब सपोर्ट जो होता है, मेरे हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आखिरी तक साथ देने वाला कोई है तो वो है आपका प्रोफेशन, मतलब जो भी हो, जॉब, बिजनेस, कोई भी, जिससे आपका अर्निंग सोर्स होता है। तो एक बार आप वो स्ट्रॉन्ग करो, फिर आपको ना लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या समाज, घर, वो छोड़ दो। पहले ना आप खुद से प्यार करना सीखो, कि खुद को एक्सेप्ट करो।
और जब हम खुद को एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने हिसाब से जब जिंदगी जीते ना, तो किसी और के ओपिनियन की अपने को जरूरत पड़ती ही नहीं है। और हम मतलब हम जब खुद के जो हमारी जो लाइकेस है, मतलब किसी को सीढ़ी करना पसंद है, किसी को अलग तरीके से कपड़े पहनना पसंद होता है, बट हमारा एक ड्रेस कोड फिक्स होता है कि लड़के ने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़की ने ऐसे पहनने चाहिए। तो ये सोच के बाहर आके हमें खुद को क्या अच्छा लगता है कि कौन से लुक में हम ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उसके हिसाब से खुद को ना कैरी करना स्टार्ट कर दो। लोग तो बोलते रहेंगे, उनका काम ही बोलना है, बट हमें उनका कहाँ तक सुननी है, तो ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें आपकी ना लाइफ, अपनी खुद की लाइफ की हमें एक फ्रेम आउट करना है, और वो करने के बाद लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें ना कुछ टाइम के बाद मरना ही है। तो मरना है तो मतलब ये सब खत्म होने वाला ही है। जो अच्छा वाला जो फेज है वो भी खत्म होने वाला है, और जो बुरी लाइफ है वो भी खत्म होने वाली है। मतलब अपने क्या जिया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब खत्म ही होने वाला है। तो बेटर है कि जिंदगी हम आज ही क्यों जी लें। मेरे हिसाब से कि जिंदगी आज में ही होती है, कल में नहीं होती है। जिंदगी सफर में होती है, मंजिल में जिंदगी नहीं होती है। तो फिर क्यों ना हम सब मिलके सफर ही अच्छा करें। सफर अच्छा, तुम सफर अच्छा करो, जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो मेरा सबसे कहना यही हो जाएगा। और अगेन हाँ, पुणे में एक युतक के अगले महीने में हम एक ना प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज करें युतक ग्रुप के, मतलब जो फाउंडर है अनिल उकरंडे। तो वहाँ पे भी सबको एक ओपन स्पेस मिल जाता है, जिसको जैसे ड्रेसिंग करना है, जैसे रहना है, सब लोग अपने हिसाब से मस्त आ जाते हैं। तो आपको भी एक मेरा इन्विटेशन भी रहेगा कि आप भी आ जाओ, और जो सुन रहे हैं उनको भी इन्विटेशन रहेगा कि आप आ जाओ। कि ये जो जिंदगी ना एकदम बहुत खूबसूरत है। तो लोगों को ना एक जज करना मत, मतलब जज नहीं कर, जिसको जैसे जीने तो वैसे जीने दो, वो आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा ना। किसी को जो करना है उसके हिसाब से आप एक्सेप्ट करना सीख जाओ, तो लाइफ आपकी भी इजी हो जाती है और हर किसी की भी इजी हो जाती है। तो मैं इतना ही बोलूँगा। और मेरा लास्ट की थैंक यू कला सफर ने, आपने इतना बड़ा मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया अगेन काम करने के लिए और लोगों तक पहुँचने के लिए। तो आई एम वेरी थैंक यू टू यू। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि ये मैं जानता हूँ, मैंने सुना नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि आप भी कुछ थोड़ा लिखते हैं। जाते जाते आप अगर कुछ 2 लाइनें या फिर कुछ सुनाना चाहेंगे आपकी तरफ से, तो स्वागत है। ठीक है, मैं सुनता हूँ। ये एक्चुअली ये लाइन मेरी खुद की नहीं है, मेरी खुद की है, बट मुझे वो अभी सुनानी है नहीं। एक हिस्ट्री बोल के एक सीरीज थी, तो उसमें से मैं कुछ लाइन आपको सुनाऊंगा। स्वागत है। और ऐसे मैं खुद भी लिखता हूँ, मुझे लिखना काफ़ी अच्छा पसंद है, बहुत सारा मैं लिखता हूँ। बट मैं आज जो सुनाने जा रहा हूँ तो मेरे खुद के लाइन से नहीं, एक हिस्टोरी बोल के एक सीरीज था जो गेम रिलेटेड था। तो उसमें से कुछ लाइन थी, एक लड़का था कि जो सोसाइटी को बोलता है कि मुझे जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करो। हाँ, मैं फेमिनाइन हूँ तो मुझे फेमिनाइन एक्सेप्ट करो, मुझे कोई मेल बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है, या मुझे नहीं बनना है तो मैं क्यों बनूँ। तो उसमें रिलेटेड तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं वो सुनाता हूँ। स्वागत है। खामोश तो मैं नहीं, खामोश तो मैं नहीं, हाँ पर लेकिन कभी कहा भी नहीं। देखता हूँ जिसे रोज आईने में, देखता हूँ जिसे रोज आईने में, शायद वो कोई और है, मैं नहीं। देखता हूँ जिसे रोज आईने में, शायद वो कोई और है, मैं नहीं। देखता हूँ जिसे रोज आईने में, खुद से कहता हूँ मैं ये कोई और है, खुद से कहता हूँ मैं कि ये कोई और है, ये तू नहीं है। छुपा के रखो अपने आप से, औरों में तुम्हें अपनाने का दम नहीं। छुपा के रखो अपने आप से, औरों में तुम्हें अपनाने का दम नहीं। कहते हैं विदो हुआ, लेकिन उन्हें हमें अपनाने का दम नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा है। और उसमें अगर देखें तो पूरी बात है भाई कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, और दूसरों में तो दूसरे एक्सेप्ट करे ना करे, आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो तो उससे बड़ी जिंदगी और उससे बड़ा प्यार अपने आप के लिए कोई नहीं है। मतलब खुद को एक्सेप्ट करने के बाद जब हम अपने खुद के मर्जी की जिंदगी जीने जब स्टार्ट करते हैं तो वही सबसे अच्छी जिंदगी होती है, वरना फिर घुट घुट के मर के क्या फायदा। राइट। तो मैं चाहूंगा एक यादगार के तौर पे इस मग पे अगर आप अपना सिग्नेचर दें। थैंक यू। श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए, हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। वेलकम।